समझते हैं ट्रांसफार्मर से हमको सप्लाई कैसे मिलती है। तो देखिए ट्रांसफार्मर में बहुत हाई वोल्टेज आया रहता है, जब भी आपको दूर तक करंट भेजना है तो आप हाई वोल्टेज पे ही भेज सकते हैं। तो बिजली घर उतना दूर है तो हाई वोल्टेज पे आता है, और वही हाई वोल्टेज घर में डाल दीजिएगा ना तो भड़का देगा सबको। इसलिए हमको चाहिए टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब होता है जो चारों ओर बांट सके। तो ट्रांसफार्मर के टर्मिनल को हम लोग बुश या बुशिंग कहते हैं। ये जो बुशिंग होती है ट्रांसफार्मर की, ये दो तरह की होती है। एक जो उसमें मेन सप्लाई आती है हाई वोल्टेज वाली, और उससे जो हमारे घरों में जाती है लो वोल्टेज की, तो उसे लो वोल्टेज। तो जो बुशिंग यानी टर्मिनल है, ये जो देख रहे हैं आप टर्मिनल, इसमें आप देखिएगा तो चार चार की जोड़ी में टर्मिनल मिलेंगे, लेकिन इसमें भी देखिएगा तो दो ठो मिलेंगे आपको। देखिए यहाँ ध्यान से, लो वोल्टेज के लिए यहाँ पे आपको मिलेगा। तो जो ट्रांसफार्मर होते हैं हाई बुशिंग वाला, तो वो हाई बुशिंग में क्या होता है, हाई वोल्टेज रहता है। जो छोटा साइज का रहता है उसमें क्या कहते हैं, लो वोल्टेज कहते हैं। एलवी बुशिंग लो वोल्टेज के लिए, एचवी बुशिंग हाई वोल्टेज के लिए। तो ट्रांसफार्मर के टर्मिनल को हम टर्मिनल ना करके बुशिंग कहते हैं। देखिए अब ट्रांसफार्मर में कुछ लॉस होते हैं। आपको भी पता है कि दुनिया का कोई भी चीज़ 100% एफिशिएंट नहीं होता है। ट्रांसफार्मर में जितना भी वोल्टेज होता है या जो एनर्जी होती है वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं लॉस हो जाती है। तो इसी लॉसेस को हम ट्रांसफार्मर के लॉस कहते हैं। तो समझते हैं हम इस लॉसेस के बारे में। तो सबसे पहला जो लॉस होता है वो आयरन लॉस होता है, जिसे हम लोग कोर लॉस भी कहते हैं। हिंदी में इसे लोहा हानि कहते हैं। आपको बता दिए हैं ट्रांसफार्मर का ये जो कोर होता है ये नरम लोहा का होता है। तो इस कोर में ही कुछ हानियां हो जाती है, कुछ लॉस हो जाता है। उस लॉस को हम लोहा हानि कहते हैं। क्योंकि कोर लोहा का बना होता है इसलिए कोर हानि या लोहा हानि कहते हैं। यह लोहा हानि दो प्रकार का होता है, या तो आपका ईडी करंट लॉस होगा या तो आपका हिस्टेरिसिस लॉस होगा। तो पहले समझते हैं ईडी करंट का लॉस क्या होता है। ट्रांसफार्मर के कोर में अगर थोड़ा भी जगह होगा तो उसमें एक भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है। भंवर धारा का मतलब है एक्स्ट्रा करंट जो विपरीत दिशा में चलने लगती है, जिस वजह से इफिशियंसी घट जाती है। तो ऐसे धारा को हम भंवर धारा कहते हैं। इससे बचने के लिए हम कोर को एक मोटा लोहा ना बनाकर छोटे छोटे ब्लेड में जोड़कर बनते हैं, और इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, वार्निश की परत लगा देते हैं ताकि खाली जगह ना हो। तो ईडी करंट से बचने का तो ये उपाय हो गया। फिर भी कुछ बहुत ईडी करंट हो ही जाता है। अब बात करते हैं हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है। आपको पता है कि जब कभी भी किसी धातु में, मान लीजिए फेरोमैग्नेटिक में, आप करंट सप्लाई करते हैं तो उसमें चुंबक का गुण आ जाता है, और करंट सप्लाई रोकते हैं तो चुंबक का गुण चला जाता है। अब चूंकि ट्रांसफार्मर एसी करंट पर काम करता है तो इसमें बार बार इसकी दिशा बदलती रहती है। एक बार फेज होता है, इसे दिशा बदलती रहती है एसी करंट की। तो एक बार ये मैग्नेटिक होगा और एक बार मैग्नेटिक नहीं होगा। तो होता क्या है, जो आपका कोर होता है ये एक बार मैग्नेटिक होता है एक बार नहीं होता है। तो इसके बीच जो गैप हो जाता है, इस कारण एक बार इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर हो जाती है एक बार इधर हो जाती है। तो इसी कारण एक ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है, जिसे हम हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं। ये दोनों ही लॉस आपको कहां देखने को मिलेंगे, कोर में मिलेंगे। और कोर ज्यादातर नरम लोहा का बनाया जाता है, इसीलिए इसे लोहा हानि या कोर हानि कहते हैं। अब आप तो पता चल गया आपको कि जो ईडी करंट था उसको तो हम वार्निश द्वारा रोक सकते थे। अब इस हिस्टेरिसिस लॉस को रोकेंगे कैसे, तो इसको रोकने के लिए हम एक ऐसे धातु का प्रयोग करते हैं जो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने पर ज्यादा इफेक्ट न पड़े और उसमें ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न न हो, ताकि हिस्टेरिसिस लॉस को रोक सके। इसीलिए इसके जगह पर हम यूज करते हैं सिलिकॉन स्टील का। कहेगा सबसे अच्छा ट्रांसफार्मर का कोर किसका होता है, तो नरम लोहा मत बोलिएगा, तब आप कहिएगा सिलिकॉन स्टील। क्योंकि सिलिकॉन स्टील किस लॉस को रोक देता है, हिस्टेरिसिस लॉस को रोक देता है। और वार्निश और पत्ती किसको रोक लेता है, ईडी करंट लॉस को रोक लेता है। अब बात करते हैं ओमिक लॉस। आपको पता है ओम का नियम किससे संबंधित है, प्रतिरोध से। तो किसी भी चीज के अंदर, दुनिया का कोई भी मेटल है, धातु है, उसके अंदर धारा को रोकने वाला एक प्रतिरोध गुण है। वो धारा को रोकेगा, भले थोड़ा सा रोके, कुछ ना कुछ तो लॉस करेगा ना जी। तो इस लॉस को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध लॉस, या इसी को हम कहते हैं कॉपर लॉस। अब कॉपर क्यों कहते हैं कि कोई भी तार आप बनाइएगा उस कॉपर का ही जनरली बनाया जाता है। हालांकि सबसे अच्छा चालक तो चांदी का होता है, किंतु वो महंगा होता है, तो हम लोग कॉपर का यूज करते हैं। तो ओमिक लॉस को ही हम क्या कहते हैं, कॉपर लॉस कहते हैं। इससे भी धारा क्या होती है, लॉस हो जाती है। आप इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल समझिए। मान लीजिए आपका बहुत बड़ा क्लासरूम है, जैसे मेरा क्लासरूम बहुत बड़ा है। अगर हम उस क्लासरूम को ऑफ कर दें, हर एक पंखा स्विच को ऑफ कर दें, तो क्या मेरा बिजली बिल आएगा, तब भी आएगा। क्यों,
क्योंकि हमारे जो मीटर से क्लासरूम में जो तार गया है उन सारे तार के अंदर करंट गया है, और हर एक करंट बल्ब, पंखा, एसी, कूलर, फ्रिज हर जगह गया है। मान लीजिए जहां जहां जो भी इक्विपमेंट है वहां वहां गया है। हम करंट काट दिए हैं तो बस ऑन नहीं हुआ है, लेकिन धारा तो गई है, और उस धारा को हमारे क्लासरूम में जितना तार सप्लाई है वो तार क्या कर रहा है, उसको रोक रहा है, प्रतिरोध लगा रहा है। तो इस वजह से एक लॉस होगी जिसे हम ओमिक लॉस या तांबा हानि या कॉपर लॉस कहेंगे, और इसी लॉस का बदला बिल के रूप में, बिजली बिल के रूप में बिजली कंपनी हमसे लेगी। तो इसीलिए आप अगर चाहते हैं कि बिजली बिल पूरा ना लगे, बहुत ज़्यादा बच जाए, तो जहां आपका मीटर शुरू हो रहा है वहीं पे कटआउट एमसीबी लगाया जाता है 4 पोल का, इसको गिरा दीजिए तो बिजली आपके क्लासरूम तक पहुंचेगा ही नहीं, वरना पहुंच जाएगा तो कॉपर लॉस होगा, आपका बिजली बिल आएगा। इसलिए 4 पोल के एमसीबी से आपको डायरेक्ट कटआउट गिराना पड़ता है। अब अगला लॉस समझते हैं, स्ट्रे लॉस। स्ट्रे लॉस क्या होता है? देखिए, लीकेज ऑफ फ्लक्स, जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स मतलब चुंबक का झटका, तो चुंबकीय फ्लक्स जो होता है इसी से बिजली उत्पन्न होती है सब, तो चुंबकीय फ्लक्स भी कुछ लॉस हो जाते हैं। चुंबकीय फ्लक्स लॉस ना हो इसलिए जो बाइंडिंग की जाती है कॉपर की, वो एक परत के ठीक दूसरे परत उसके ऊपर रख दिया जाता है, बीच में एक पेपर लगाकर। तो फ्लक्स के गैप हो जाने से, लीकेज हो जाने से उस लॉस को हम क्या कहते हैं? स्ट्रे लॉस। तो ये लॉस समझ गए, ये बहुत ही कम होता है, ये तभी होगा जब ट्रांसफार्मर बहुत हैवी पावर का रहेगा, तभी स्ट्रे लॉस होता है। अब अगला जो लॉस होता है वो डाई इलेक्ट्रिक लॉस होता है। डाई इलेक्ट्रिक लॉस क्यों होता है? तो देखिए, ये मजबूरी में डाई इलेक्ट्रिक लॉस हो जाता है। हमको जगह जगह इंसुलेटर लगाना, यहाँ बार्निश का इंसुलेटर लगाना है ताकि ईडी करंट ना उत्पन्न हो, और यहाँ दोनों बाइंडिंग्स के ऊपर एक पेपर लगाना है। तो ये पेपर लगाएंगे तो कहीं ना कहीं ये धारा में रुकावट उत्पन्न करेगा। तो ये जो इंसुलेटर लगा होता है, तो इंसुलेटर के कारण, ड्यू टू इंसुलेटर जो लॉस होती है उसे हम लोग कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक लॉस। तो ये आपके मेन लॉसेज हो गए आपके ट्रांसफार्मर के अंदर। अब एक अलग से लॉस आता है जिसको जनरली नहीं है पड़ता है कोई, जिसे बोलते हैं मैग्नेटो स्ट्रिक्शन लॉस। ये मैग्नेटो स्ट्रिक्शन लॉस क्या है? ये नॉर्मल लॉस है। आप ट्रांसफार्मर के पास जाइएगा ना तो आपको एक घनघनाहट की आवाज सुनाई देगा, घन घन। इन्वर्टर चलेगा या कोई भी ट्रांसफार्मर देखिएगा ना, चलेगा ना तो उसमें एक आवाज सुनाई देगी। वो फैन की आवाज नहीं रहती है, देखिएगा फैन नहीं भी रहेगा ट्रांसफार्मर में, जो सड़क के किनारे ट्रांसफार्मर लगाया रहता है उसमें जनरली फैन नहीं होते हैं, तो भी आपको घन घन एक आवाज सुनाई देगी। ये आवाज कोई उत्पन्न करने के लिए भी ना कोई ऊर्जा चाहिए, और ये ऊर्जा ट्रांसफार्मर बिजली से ही लेके दे देता है। तो एक साउंड उत्पन्न होता है। तो इस साउंड के उत्पन्न होने से एक लॉस होता है जिसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटो स्ट्रिक्शन लॉस। तो ये ट्रांसफार्मर के अंदर टोटल लॉस हो गए। आई होप आप ट्रांसफार्मर समझ गए होंगे। ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कि प्रथम कुंडली में कितना होता है, द्वितीय कुंडली में कितना होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन में क्या अंतर होता है, ये सब समझा देंगे। आप एमसीबी को भी समझा देंगे। ये एमसीबी भी आप देखेंगे तो 4 टाइप के मिलेगा आपको, सिंगल पोल, डबल पोल, ट्रिपल पोल, 4 पोल, इसके भी कई कैटेगरी हो जाते हैं। आप ट्रांसमिशन लाइन देखिएगा, हाई वोल्टेज के करंट को हम लोग इस टावर के द्वारा ट्रांसमिशन लाइन से भेजते हैं। इसके अंदर एक कोरोना इफेक्ट उत्पन्न होता है। अभी जो बीमारी चल रही है ना, इसमें पहले से है वो बीमारी। कोरोना इफेक्ट क्या होता है? ट्रांसमिशन लाइन का। और ये जो इंसुलेटर होते हैं क्यों लगाए जाते हैं? अब इंसुलेटर की संख्या गिनेंगे तो देखिए, इसमें ज्यादा डिस्क मतलब चक्री, इसमें ज्यादा दिख रहा है, इसमें डिस्क की संख्या ज्यादा है, इसमें डिस्क की संख्या कम है। तो हम क्या डिस्क को गिन के बता सकते हैं कि इस तार में कितना वोल्टेज है? हाँ, एकदम आराम से बता सकते हैं। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब हम इसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।